हेलो स्टूडेंट्स। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो होने ही वाला है। वो इसी ईयर होगा, हो सकता है सितंबर अक्टूबर में हो। और हम लोग आज से अपना 71st का प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रीलिम्स का ऐसा प्रिपरेशन करेंगे कि चाहे क्वेश्चन किसी भी लाइन पे हो, क्वेश्चन जो है वो अगर फैक्चुअल पूछा जाता है या फिर स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, आप हर तरह का सवाल जो है वो डील कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग एक प्रीलिम्स मास्टर बनेंगे अगर हम लोग इस जो आज हमने सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सीरीज आपको कैसा लगा, इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। पूरा देखिएगा, उसके बाद अपना जो है आप राय दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पद पे भी कार्य किया है। ठीक है, आज से हम लोग 70th का जो पेपर है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले 70th का पेपर डिस्कस करेंगे, फिर 69 का करेंगे, फिर 68 का करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग पेपर को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से ही हम लोग जो है अपने प्रीलिम्स को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 70th का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है, एटम्स के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है। एटम्स को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, इससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट डरे नहीं। ठीक है, हिंदी में ही मैं पूरी तरह से समझाऊंगी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और आप लोग एक कॉपी जरूर रखिएगा अपने साथ, अभी से ही आज से ही नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है लिखते चलिएगा। 70th का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और ताकि जब आपका एग्ज़ाम आएगा 5 दिन 10 दिन बचेगा तो आप लोग अपने कॉपी को, अपने हैंड रिटन नोट्स को याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप जो है वीडियो को नहीं स्क्रॉल कर सकते हैं ना। बहुत लोग होते हैं जो वापस जाके वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, स्किप करके देखते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने कॉपी को ही पढ़िएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में है। एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु क्या होता है? परमाणु मतलब एटम जो होता है, जैसे हमारा शरीर किस चीज़ से बना है, द बेसिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल जो है हमारे शरीर का वो है कोशिका, सेल से बना हुआ है। जैसे हमारा घर, हमारे घर का जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो है ब्रिक्स, ईंट। ईंट के बिना घर नहीं बन सकता है, सेल के बिना शरीर नहीं बन सकता है। उसी तरह दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो परमाणु से बनी हुई हैं, यानी कि एटम से बना हुआ है। ठीक है, एटम इनडिविजिबल होता है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। एटम एक तरह से एनर्जी की तरह है। ठीक है, ये दिखता नहीं है आँखों से। जैसे एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदल सकते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना क्रिएट किया जा सकता है ऊर्जा को, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसी तरह से एटम को भी तोड़ा नहीं जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। ये सबसे छोटा यूनिट है, इसी से हर चीज़ की उत्पत्ति हुई दुनिया में। ठीक है, एटम्स, हर चीज़ एटम से ही बना हुआ है, जितनी भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस चीज़ें आप आसपास देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पूछा है। एक व्यक्ति थे डाल्टन, उन्होंने थ्योरी क्या दिया था? देखिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ का खोज, डिस्कवरी या इन्वेंशन सब अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया है, मगर ऐसा नहीं है। उसके पहले, हजारों साल पहले हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी उन चीज़ों को बताया था। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन के बताने से पहले भी हमारे यहाँ पे बता दिया गया था। ठीक है, हमारे यहाँ ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने वो बता दिया था। तो एटॉमिक थ्योरी भी हमारे यहाँ पहले दिया जा चुका है। और बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 65th के पेपर में कि एटॉमिक थ्योरी जो है वो किस ऋषि ने दिया था, तो उस ऋषि का नाम था कनद। परमाणु सिद्धांत ऋषि कनद ने दिया था, आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले ऋषि कनद ने, और इनका जो फिलॉसफी था उसका नाम था वैशेषिक फिलॉसफी। आप लोग पढ़े होंगे ना, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, 6 दर्शन है, तो उसी में एक दर्शन है वैशेषिक। तो जो वैशेषिक फिलॉसफी है उसी में ऋषि कनद ने जो है एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, परमाणु सिद्धांत। तो ये हो गया पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ की एटॉमिक थ्योरी कौन कौन किन किन लोगों ने दिया, तो ये देखो इवोल्यूशन एटॉमिक थ्योरी का कैसे हुआ। दुनिया में कोई जानता नहीं था कि एटम कैसा होता है। जैसे कोशिका होता है ना, कोशिका होता है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, पर एटम जो है उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि एटम कैसे होते हैं, परमाणु। तो देखिए
वहाँ पे भी 5th सेंचुरी BC में, यानी कि बहुत साल पहले, 2500 साल पहले कह रहा है कि डेमोक्रिटस ने बताया था कि एटम छोटा चीज होता है। हमारे यहाँ भी ऋषि कनद जी ने बताया था, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, डाल्टन से इम्पोर्टेंट है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम्स आर इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देंगे खुली आंखों से। सही बात है, पानी दिखाई देता है, पर पानी जिस एटम पार्टिकल से बना है वो दिखाई नहीं देगा। एंड कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, और जो भी कंपाउंड्स है, जैसे पानी है तो वो अलग अलग एटम से बना है। जैसे वो हाइड्रोजन H2O से बना है, तो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से बना है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिखता है? नहीं दिखता है, हमें पूरा का पूरा H2O दिखता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि अलग अलग कंपाउंड जो है वो अलग अलग चीज़ों से बना है। हवा, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, ठीक है, वो भी नहीं दिखता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये भी नहीं दिखता है। ये पूरे रूप में दिखता है, ऐसा नहीं कि कार्बन आपको दिखाई देगा या ऑक्सीजन दिखाई देता है। तो ये इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, और इनडिविजिबल भी होता है, टूट भी नहीं सकता है। ठीक है, टूट भी नहीं सकता है, यानी कि एक एटम जो होता है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में। ये जॉन डाल्टन ने बताया। इनको कुछ नहीं पता था कि एटम कैसा होता है, क्या होता है। नेक्स्ट जो व्यक्ति थे जे थॉमसन, इन्होंने कहा कि जो एटम होता है, परमाणु, वो तरबूज की तरह होता है। एटम में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको बोलेंगे प्रोटॉन, और नेगेटिव वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जे थॉमसन ने बताया कि ये दोनों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये कहे कि तरबूज की तरह होता है। जितना रेड वाला हिस्सा है वो सब प्रोटॉन होता है, और जितना बीज वाला हिस्सा है वो सब इलेक्ट्रॉन होता है। यानी काला काला जो इधर उधर बीज बिखरा हुआ है वो सब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो रेड वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन है। ऐसा जे थॉमसन ने बताया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज भी किया, माने इन्होंने बताया कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए कहा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है एटम के अंदर स्पेशली 3 पार्टिकल होता है। अगर आप लोग कुछ भी याद होगा उस समय का, तो 3 पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन जी ने की थी, और कहा था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए क्या लिखा है, द एटम इज ए स्फेयर, गोल होता है, बट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इम्बेडेड विद इन इट, और इसके अंदर दोनों चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं। तब इसके मॉडल के अगेंस्ट में आया रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल जो है, ये रदरफोर्ड क्या किए कि एक क्या कहते हैं, सोना का पतरी लिए। ठीक है, बहुत ही पतला सोना का, जैसे चांदी का वर्क होता है ना, उसी तरह से सोना का पतला सा, उसके ऊपर अल्फा एटम से बम्बार्डमेंट करवाए। ठीक है, अल्फा रेज का जब बम्बार्डमेंट करवाए तो उनको ये पता चला कि जो एटम होता है उसमें बीच में सारे पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स होते हैं, और किनारे किनारे सारा नेगेटिव वाला पार्टिकल्स होता है। ठीक है, बीच में पॉजिटिव और किनारे किनारे होता है नेगेटिव पार्टिकल्स। ऐसा अर्नेस्ट रदरफोर्ड को पता चला। तो कहा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किन्होंने की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन का किसने किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का कर दिया, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का कर दिया, कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बीच में होता है। एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, जैसे सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, वैसे ही एटम के बीच में, और इस न्यूक्लियस में सारे पॉजिटिव वाले होते हैं और नेगेटिव वाले साइड में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो साइड में कैसे घूमते हैं नहीं बताया, बस बोला कि साइड में बस घूमते रहते हैं। तब आया नील्स बोर, और नील्स बोर ने बताया कि ये अपने ऑर्बिट में घूमता है, मतलब ऐसे ऑर्बिट बना हुआ है, जैसे सूरज के चारों साइड अर्थ, मार्स, यूरेनस सब घूमता है ना, तो ये भी अपने ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, ऐसा नील्स बोर का कहना था। और लास्ट में आते हैं एरविन स्क्रोडिंगर, जो कहते हैं कि ये ऑर्बिट में भी नहीं घूमता है, ये तो क्लाउड की तरह, इस तरह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ है और नेगेटिव वाला कहाँ है वो दिखता नहीं है, वो क्लाउड की तरह है। मगर आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जॉन डाल्टन, जो सबसे पहले एटम के बारे में कुछ बताया कि एटम इनविजिबल है और सारे कंपाउंड एटम से बने हुए हैं, अलग अलग एटम से। और फिर जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ये बताया कि ये प्लम पुडिंग मॉडल है, यानी कि तरबूज की तरह है। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो प्रोटॉन का खोज किया और बोला कि नहीं, पॉजिटिव वाले बीच में रहते हैं और नेगेटिव वाले सब साइड साइड में लाइन से रहते हैं। फिर नील्स बोर आया, ये कहा कि ऑर्बिट में घूमते रहते हैं नेगेटिव वाले, खड़े नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका था एटॉमिक थ्योरी।
यहाँ पे देख लीजिए 3 पार्टिकल्स होते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी पूछा है, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज चार्डविक। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो आप याद कर लीजिए कि। और एटम में बीच में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन साइड में घूमता रहता है। 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्जेस। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक, ठीक है। ये सारा चीज़ आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, बाकी ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब इस क्वेश्चन में हम लोग दोबारा आते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी ने इन तीनों लॉज में से, चारों लॉज में से क्या एक्सप्लेन किया था, या किसको एक्सप्लेन जो है नहीं किया था। तो देखिए पहला लॉ क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ऊर्जा को चेंज, मतलब ऊर्जा सिर्फ चेंज हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, है ना। एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो जी हाँ, ये दिया गया था एटॉमिक थ्योरी में। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब होता है कि कांस्टेंट मतलब सेम कंपोजिशन। अगर आपको पानी बनाना है तो आपको H2O ही लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 यूनिट और ऑक्सीजन 1 एटम। हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तभी पानी बनेगा। H3O ले लेंगे तो पानी नहीं बनेगा, वो दूसरा पानी हो जाएगा, हैवी वाटर, ठीक है। HO से पानी नहीं बनेगा। पानी बनाना है तो H2O ही लेना होगा, H2 एंड O1। तो यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। उसके बाद है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये डाल्टन ने नहीं दिया था। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी मतलब होता है, रुको ये बताने से पहले ये बताते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब होता है कि अगर कोई दो एटम जो है वो आपस में मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दो है तो डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों अलग अलग चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग चीज़ है। यहाँ पे कार्बन सेम है, एक ही एटम है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है। तो अगर यहाँ रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1:2। और यहाँ रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1:1, है ना। तो ये जो रेशियोज निकल रहे हैं ये हमेशा होल नंबर में रहेगा, पॉइंट में रेशियो कभी नहीं आएगा, होल नंबर में आएगा। अगर CO3 बनेगा तो 1:3, CO4 1:4, ऐसे हो सकता है। तो हमेशा ये क्या रहेगा, होल नंबर में ये रेशियोज रहेंगे। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी एटम, मान लो, जैसे मान लीजिए कि आप सुने होंगे कि ज़मीन के अंदर से जब कुछ भी सामान निकलता है, हमारे जो ASI वाले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनको कुछ मिलता है, अगर ये ज़मीन के अंदर से मिट्टी का बर्तन मिला, ये मिला, तो वो उसका डेट भी निर्धारित कर देते हैं कि ये इसका डेट है, इतने 1000 साल पहले ये मतलब यूज में आता होगा। तो वो कैसे जानते हैं, क्योंकि वो जो बर्तन है या जो भी सामान है वो अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी, यानी कि उन परमाणु जो है ना उसको रिलीज करता रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में हवा में रिलीज करता रहता है। इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। खास करके यूरेनियम, थोरियम, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सब डाल्टन ने नहीं बताया था, ठीक। और ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये 12th क्लास का है, मगर यही इसका आंसर नहीं है। आंसर है 1, 2 एंड 4। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और पूरा हमने सारे एटॉमिक थ्योरी को पढ़ लिया, इतना ही है, और कुछ एटॉमिक थ्योरी में है ही नहीं जो पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्नोपोलिस। टेक्नोपोलिस, जैसे आप सुने हो ना मेट्रोपोलिस, जो जो शहर में मेट्रो मतलब होता है उसको बोलते हैं मेट्रोपोलिस सिटी। बड़े शहरों को मेट्रोपोलिस सिटी। तो टेक्नोपोलिस मतलब जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ पे IT इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा हो, तो वो हो गया टेक्नोपोलिस। तो इसका आंसर सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली USA में है, ठीक है। इंडिया का टेक्नोपोलिस कौन सा होगा, बेंगलोर। बेंगलोर जो है वो इंडिया का टेक्नोपोलिस है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं, आप लोग सुने भी होंगे, IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर चिप्स वगैरह, वो सब वहाँ पे है।
तो ये क्वेश्चन तो ऐसे इजी था सिलिकॉन वैली, पर अगर नहीं पता होता तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते थे। जैसे लंदन हो गया यूके, पेरिस हो गया फ्रांस, और मॉस्को हो गया रशिया, और सिलिकॉन वैली यूएसए। तो इन चारों देश में से कौन सबसे ज़्यादा मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह में डेवलप है? अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कहाँ की कंपनियां हैं? तो सब यूएसए। ठीक है, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क। तो टेक्नोलॉजी में सबसे जो हायर है, जो सुपर पावर है, वो है यूएसए, और यूएसए में ही है सिलिकॉन वैली। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सिलिकॉन वैली कहाँ है, क्या है। ये वाला मैप देखो, ये यूएसए का मैप है। यूएसए में टोटल 50 स्टेट है। जैसे इंडिया में 28 है ना, इंडिया में तो घटते बढ़ते रहता है स्टेट की मात्रा। अभी जम्मू कश्मीर को हटा दिए स्टेट से तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया, तेलंगाना को स्टेट बना दिए थे, तो इंडिया में घटते बढ़ते रहता है। पर यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, 50। और यहाँ पे है सिलिकॉन वैली वेस्ट साइड में। ठीक है, सिलिकॉन वैली, यहाँ पे बहुत सारा मतलब जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो यहाँ पे है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो मटेरियल है उसका यूज़ किया था चिप्स बनाने में। चिप्स मतलब लेज कुरकुरे नहीं, आईटी चिप। ठीक है, मोबाइल वगैरह कभी खोलेंगे आप तो आप देखेंगे कि पतला पतला ना बहुत सारा इस तरह से बना होता है, चिप रहता है उसमें। तो वो सब बनता है सिलिकॉन से ही। और सिलिकॉन वैली कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ ये कौन सा स्टेट है यूएसए का? सैन फ्रांसिस्को स्टेट है। तो सैन फ्रांसिस्को में ही आता है सिलिकॉन वैली। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन द स्टोमक? कौन सा एसिड स्टोमक में सिक्रीट होता है? ठीक है, अब देखिए जिनका ये कॉपी है उन्होंने तो गलत मार्क किया है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो एसिड स्टोमक में सिक्रीट होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, हमारे पेट में HCl जो है वो सिक्रीट होता है, निकलता है। हम लोग को एसिडिटी होता है ना, बहुत बार खट्टे डकार आते हैं, तो वो सब HCl। अभी देखो हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, क्यों HCl निकलता है और कौन कौन सा चीज़ निकलता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट हुआ। और ये सब देखिए अंडर 10th का मतलब चैप्टर का है, मतलब 10 क्लास से नीचे, 9 क्लास 10 क्लास, इसी में ये सब पढ़ाया जाता है। तो अगर एकेडमिक्स अच्छा है आपका तो ये सब क्वेश्चन आप डील कर लेंगे, और एकेडमिक्स अगर अच्छा नहीं है तो अभी थोड़ा लग करके पढ़ लीजिए 3-4 महीने, वो सब अच्छा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो भोजन जाता है हमारे मुंह में जाता है, और मुंह में ही खाना का पाचन शुरू हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि खाना का पाचन कहाँ पे शुरू होता है, तो मुंह में ही शुरू हो जाता है। मुंह में जो लार होता है जिसको बोलते हैं सलाइवा, ठीक है, सलाइवा, उसमें से निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलीवरी एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। और लार जो है वो क्या चीज़ को पचाता है? तो जो हम लोग स्टार्च खाते हैं ना, स्टार्च का मतलब होता है जैसे हम लोग आलू खाए या चावल खाए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, रोटी खाए, केला खाए, तो जो भी स्टार्च होता है उसको पचा के क्या बना देता है? शुगर बना देता है। तो मुंह में किस चीज़ का पाचन शुरू होता है? स्टार्च का। जो भी हम लोग प्रोटीन वगैरह विटामिन मुंह में नहीं पचता है, मुंह में सिर्फ पचता है कौन? स्टार्च। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, उस वो क्या करता है सलीवा? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जितना देर हम लोग खाना चबाएंगे, इसीलिए कहता है खाना को चबा चबा के खाना चाहिए, जितना देर चबाएंगे तो उतना देर वो पचेगा। उसके बाद हमारा खाना चला जाता है ईसोफेगस के माध्यम से पेट में। ये जो लाइन है ईसोफेगस यानी फूड पाइप, इसको सिंपल बोल सकते हैं फूड पाइप। तो इस फूड पाइप के माध्यम से खाना पहुंच गया पेट में। पेट में निकलता है दो चीज, एक्चुअली गैस्ट्रिक एंजाइम निकलता है पेट से, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उसको। और उसमें 3 चीज होता है गैस्ट्रिक जूस में। एक चीज तो होता है एसिड, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अगर मान लीजिए कि पूरा नहीं लिख के ये फॉर्मूला लिखा होता तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, HCl। तो HCl निकलता है हमारे पेट में। वो क्या करता है? एसिड क्यों क्यों पेट में क्या जोड़ी है एसिड का? तो हम लोग खाना के साथ जो बैक्टीरिया खा जाते हैं, जैसे हम लोग बाहर का गुपचुप खा लेते हैं और भी बहुत सारा चीज़ खा लेते हैं, तो जो बैक्टीरिया खा लेते हैं तो एसिड उन बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। तो हमारा पेट देखिए, हमारा शरीर इसी तरह से बना है कि हम लोग अगर कुछ गड़बड़ खा लें तो वो उसको ठीक कर देगा। ठीक है, तो HCl जो है वो इसलिए निकलता है। उसके साथ में प्रोटीएज निकलता है जो प्रोटीन को पचाता है, जो दाल वगैरह खाए हैं, मछली खाएं, अंडा खाएं, उसको पचाता है।
और साथ में एक और चीज़ निकलता है म्यूकस। म्यूकस जो है वो थोड़ा सा पेट के जो अंदर के वॉल्स होते हैं उसको मुलायम वगैरह रखता है। तो मेन आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको ये रेड कलर का लीवर। लीवर, अब देखिए एसिड तो निकल गया, एसिड ने बैक्टीरिया को मार दिया, अब बैक्टीरिया तो मर गया मगर एसिड से हमारा पेट का जो अंदर का चीज़ है वो भी तो खराब हो सकता है ना। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे लीवर से निकल के आता है बाइल जूस। ठीक है, लीवर से पित्त रस, सुने होंगे आप, पित्त रस हिंदी में कहते हैं पित्त रस। ये ग्रीन कलर का होता है। ये बाइल जूस निकल के आता है और पेट के पास, और ये क्या करता है कि उस एसिड को न्यूट्रल बना देता है, मतलब खत्म करता है उसका पावर को। और बाइल किसको पचाता है? फैट को। हर जगह देखिए हम लोग 5 चीज खाते हैं, बचपन में आप पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो सबको पचाने का अपना अपना है। कार्बोहाइड्रेट मुंह में पच गया स्टार्च से, मतलब सलाइवा से। प्रोटीन पेट में पच रहा है। फैट को पचाने के लिए आ रहा है लीवर से बाइल जूस। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पचा रहा है। विटामिन और मिनरल को पचाने का जरूरत नहीं हो, तो हम लोग ज़्यादा खाते भी नहीं है। कितना फल फ्रूट लोग खाते हैं? ज़्यादा तो खाते नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दाल और चावल ही खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही सब। तो पित्त रस निकल के आता है लीवर से, जिसको कहेंगे बाइल जूस। ये कहाँ जमा होता है? गॉल ब्लाडर में। बहुत लोगों को गॉल ब्लाडर का पथरी हो जाता है लीवर में। ठीक है, तो ये गॉल ब्लाडर किस लिए होता है? बाइल को स्टोर करने के लिए, पित्त रस को स्टोर करके रखता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो फिर वो वहाँ पे सिक्रीट होके एसिड को खत्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि बाइल क्या है? बेस है। एसिड बेस पढ़े होंगे ना, तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस। यानी बाइल जो है वो बेसिक होता है इन नेचर, बेसिक नेचर का। और ये फैट को पचाता है। बाइल किसको पचाता है? फैट को पचा दिया। ठीक, इसके बाद अब हमारा खाना और थोड़ा नीचे गया तो यहाँ है पैनक्रियाज। ये पत्ता जैसा जो दिख रहा है येलो कलर का, ये है पैनक्रियाज। यहाँ से निकलेगा पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रियाज से निकलेगा पैनक्रिएटिक जूस, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, ये सभी किसी ना किसी को पचाएगा। प्रोटीएज प्रोटीन को पचा देगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा, लाइपेज फैट को पचा देगा, पचाएगा पैनक्रिएटिक जूस। लेकिन पैनक्रियाज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन पे क्वेश्चन बार पूछा था। इंसुलिन क्या है? जो शुगर को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज हो जाता है, अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा, क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इंसुलिन पैनक्रियाज में कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल से। ये भी क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। बीटा सेल, अल्फा बीटा गामा 3 सेल है, तो बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है और वो शुगर को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन की खोज सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने की थी? तो बेटिंग और बेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में ही, बेटिंग एंड बेस्ट। ठीक है, इंसुलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? बेटिंग और बेस्ट। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। ठीक, अब हमारा खाना और नीचे गया इस पाइप से होते हुए, और ये जो दिख रहा है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखिए ढेर सारा चीज निकला, पेप्टिडेज, सुक्रेज, माल्टेज और क्या क्या। खाना पूरी तरह से कहाँ पचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि खाना पूर्ण रूप से कहाँ पे पच के खत्म हो गया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से पच जाता है। ठीक है, इसी बार पूछा था 78th में ही, आगे आएगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद जो बचा खुचा चीज़ है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें जो पानी वानी होता है, एक्सेस वाटर वगैरह, वो भी शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो बच गया वो बाहर, फिर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझ गए? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लो। नाम है इसका स्मॉल, पर ये होता है लंबा, ज़्यादा लंबा होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसके अंदर उंगली की तरह ऐसे ऐसे फीचर होता है, दोनों दीवार में ऐसे ऐसे उंगली की तरह बना होता है। ये खाना को एब्जॉर्व करने के लिए होता है, मतलब खाना में से जो निकला अच्छा चीज़ उसको एब्जॉर्व कर लेता है, उसके जूस को। ये जो उंगली लाइक फीचर होता है इसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। उंगली की तरह जो फीचर है वो है विली। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनेगा कि हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं,
शाकाहारी जो जीव होते हैं जैसे गाय भैंस, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, किससे? शेर वगैरह का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। और हार्बीवोरस जो एनिमल होते हैं गाय वगैरह, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, क्योंकि जो शेर होता है वो मांस खाता है और जो गाय वगैरह होते हैं वो पेड़ पौधा खाते हैं, और पेड़ पौधा को पचाना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि नॉनवेज पचाना, नहीं, नॉनवेज पचाना तो आसान है। नॉनवेज इसलिए नहीं पचता है क्योंकि उसमें बहुत सारा तेल मसाला हम लोग डाल देते हैं। अगर उसको स्टीम करके खाया जाए तो वो ज़्यादा आसान है पचाना, रेदर देन जो वेज फूड होता है, साग वगैरह होता है, क्योंकि उसमें होता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज, और सेलुलोज को पचाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जो हार्बीवोरस जीव होते हैं, शाकाहारी जीव, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है देन कार्निवोरस। तो ये चीज़ याद कर लो, थोड़ा सा चीज़ है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म आपका, इतना ही सा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। यही सब पूछेगा कि पित्तरस कहाँ स्टोर रहता है, तो गॉल ब्लैडर में, कहाँ से निकलता है, तो लीवर से निकलता है, क्या नेचर का रहता है बाइल, तो बाइल का नेचर बेसिक होता है, यही सब। इंसुलिन कहाँ से, तो पैनक्रियाज से। खाना का पाचन कहाँ खत्म हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यही चीज़ें पूछी जाती हैं, छोटी सी चीज़ है, खत्म कर देना है याद करके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में और देख लो। यहाँ पे देखो, इसका आंसर तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl। बाकी थोड़ा इसका फॉर्मूला सब देख लो। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। फॉस्फोरिक एसिड बहुत ही सिंपल सा एसिड है। ठीक है, ये तीनों मेन एसिड है। हार्ड एसिड जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा एसिडिक, सबसे हार्ड एसिड, यही तीनों है, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, एसिड रेन का नाम सुने आप लोग? एसिड रेन, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री वाला एरिया होता है, वहाँ जब धुआं वगैरह निकलता है और वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो जब हवा में जाता है, वहाँ पे पानी के साथ मिल करके वो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और वही एसिड रेन के रूप में धरती पर गिरता है। तो जब पेड़ पे गिरता है तो पेड़ को जलाता है, बिल्डिंग पे गिरता है तो बिल्डिंग का कलर खराब करता है, जैसे ताजमहल पीला होने लगा है, तो वो इसी सब एसिड के कारण है। ठीक है, तो बस इतना चीज़ याद कर लेना है। और एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, 0 और 7 के बीच में होता है। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। ठीक है, 0 और 7 के बीच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसका सारा खत्म हो गया हमारा। 4 नंबर है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा? हर्षा मीन्स हर्षवर्धन। ठीक है, रूलर हर्षवर्धन जो नॉर्थ इंडिया में राज करते थे, उनके टाइम पे असम का रूलर कौन था? अश्वथ जहां, भास्कर वर्मन, किंग दाहिर, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, देखो इन तीनों, असम का रूलर को पढ़ने से पहले हम लोग को हर्षवर्धन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर्षवर्धन से रिलेटेड है कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन था। ऐसा क्यों पूछा है? क्योंकि हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट रूलर है, ना कि बाकी लोग। ठीक है, तो हर्षवर्धन को हम लोग पहले डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप हर्षवर्धन का राइन देखिए, कहाँ से कहाँ तक था। ये पूरा नॉर्थ इंडिया में ये हर्षवर्धन का रूल था। ठीक है, जितना ये कलर दिखाया जा रहा है, यहाँ थानेश्वर से शुरू होता था, हरियाणा के पास है थानेश्वर, फिर इधर मगध वगैरह बाद का है ना। ये आपको है, ये 606 से 647 इसका टाइम पीरियड था हर्षवर्धन का। ठीक है, 606 में ये गद्दी बैठे थे, 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनका टाइम पीरियड था। इस टाइम इन्होंने इतना इतना बड़ा राज्य अपना बना लिया था। इनकी कैपिटल जो था वो कन्नौज था। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल सा। इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज भी था। कान्यकुब्ज, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कान्यकुब्ज किसका पुराना नाम था। ठीक है, कन्नौज का। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए, इनके जो पिताजी थे, ये उनका नाम था राजा प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के फादर के कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और इनकी जो डायनेस्टी थी उसका नाम वर्धन वंश हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, या पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो इनके पिताजी ही हुए, प्रभाकर वर्धन। ठीक है,
तो अगर संस्थापक पूछेगा कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक या वर्धन डायनेस्टी वर्धन वंश के संस्थापक, तो प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के पुत्र हुए हर्षवर्धन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। हर्षवर्धन जो थे वो अपने जीवन में महायान बुद्धिज्म को फॉलो किए थे। शुरू में वो हिंदू ही थे, नाम से तो हिंदू समझ में आ रही है। उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था, और बुद्धिज्म का 2 लाइन है, हीनयान और महायान। बाद में चल के वज्रयान वगैरह भी हो गया, पर 2 इंपॉर्टेंट था। तो महायान बुद्धिज्म को हर्षवर्धन मानते थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन किसको फॉलो करते थे? महायान बुद्धिज्म को। ठीक है, इसके बाद हर्षवर्धन के टाइम पे एक चाइनीज यात्री भारत में घूमने आया था, उसका नाम था हुएन सांग। याद कर लेना, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, नालंदा यूनिवर्सिटी में आके इन्होंने पढ़ा था हुएन सांग ने। चाइनीज यात्री हुएन सांग, ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि हुएन सांग किसके टाइम पे भारत आया था? तो इनके टाइम पे, हर्षवर्धन के काल में हुएन सांग भारत आया। इसको याद करने का तरीका है ह से हर्षवर्धन, ह से हुएन सांग, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो। अब क्योंकि इनके पिता का नाम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो थे, इनको 2 बेटा, राजवर्धन जो कि बड़ा बेटा था, और हर्षवर्धन जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि छोटे बेटे थे, और एक बेटी थी जिनका नाम था राजश्री। ठीक है, राजवर्धन, हर्षवर्धन, और बेटी थी राजश्री। राजश्री का शादी इन्होंने कन्नौज के राजकुमार ग्रहवर्मन से करवाया था। तो शुरू में ये लोग कन्नौज पे राज नहीं करता था, शुरू में जो इनका एरिया था वो था थानेश्वर वाला। ठीक है, शुरू में कन्नौज इनका नहीं था, यहाँ ये लोग रूल कर रहे थे थानेश्वर में, हरियाणा में। कन्नौज यूपी में है। तो यहाँ पे कोई और था, ग्रहवर्मन नाम का आदमी था, जिससे इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी, जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, कन्नौज के राजकुमार ग्रहवर्मन से। ठीक, यहाँ तक कहानी क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति था यहाँ पर, उसका नाम था शशांक। बंगाल में एक रूलर राज करता था, गौड़ नरेश, गौड़ GAUDU, गौड़ नरेश शशांक। ठीक है, शशांक। तो शशांक जो कि बंगाल में उसमें रूल कर रहा था, वो जाता है कन्नौज। कन्नौज जाके ग्रहवर्मन को मार देता है, और राजश्री को कैद करके, ग्रहवर्मन को मार के राजश्री को कैद कर लेता है। ठीक है, कौन? शशांक, गौड़ नरेश शशांक। शशांक के बारे में एक और बात याद रखिएगा, शशांक जो है इसी ने बोधि वृक्ष को भी काटा था। ठीक है, गया में जो बोधि वृक्ष है उसको काटने वाला जो राजा था वो भी शशांक ही था। ठीक है, और ये क्या करता है कि यही बिहार से होते हुए कन्नौज जाता है, वहां जाके ग्रहवर्मन को मार देता है, और मार के राजश्री जो कि प्रभाकर वर्धन की बेटी थी उसको कैप्चर कर लेता है। कर लिया कैप्चर। अब आगे क्या होगा? 2 भाई हैं उसके राजश्री के, ये दोनों राजवर्धन और हर्षवर्धन, ये अपनी बहन को बचाने जाएंगे कि उनका जीजा तो मर ही गया ग्रहवर्मन। बहन को बचाने के लिए कौन जाएगा? बड़ा भाई राजवर्धन। राजवर्धन गद्दी पे रहते हैं उसमें, वो जाते हैं अपनी बहन को बचाने, लेकिन शशांक जो है वो इसको भी मार देता है, राजवर्धन को भी मार देता है। ठीक है, तो अब कौन बचा? हर्षवर्धन। उस समय हर्षवर्धन मात्र 16 साल के थे। ठीक है, मात्र 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर की गद्दी पे बैठे। पिताजी नहीं थे, भाई का भी मर्डर हो गया और बहन को भी कब्जा कर लिया गया, और जो जीजा था उसको भी मार दिया गया है। तो थानेश्वर की गद्दी पे हर्षवर्धन बैठे, और फिर हर्षवर्धन को अब अपनी बहन को छुड़ाना था, कन्नौज जाके शशांक से बदला लेना था अपने भाई के मर्डर का। तो हर्षवर्धन अकेले तो कर नहीं सकते थे, वो मात्र 16 साल के थे। तो उन्होंने असम के राजा थे भास्कर वर्मन, उससे मदद मांगा। ठीक है, भास्कर वर्मन का हेल्प लिया। असम के राजा, असम का पुराना नाम था कामरूप। ठीक है, कामरूप। क्यों पुराना नाम कामरूप है? वहां पे कामाख्या देवी टेम्पल है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पे है कामाख्या देवी टेम्पल? तो कामाख्या देवी टेम्पल कामरूप में था, और कामरूप यानी असम। भास्कर वर्मन वहां के राजा थे। हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मन से हाथ मिलाया, असम के रूलर से, और दोनों तरफ से, इधर से इन्होंने मतलब कि अपना सेना लेके आया, और इधर से वो अपना सेना लेके आया। और जो था क्या, शशांक जो है उसको मार गिराए। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, शशांक को मार गिराए,
और अपनी बहन को भी बचा लिए। शशांक के मरने से ये जो, क्योंकि शशांक बंगाल का रूलर था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो एरिया है वो भी हर्षवर्धन का हो गया। तो ये पूरा इलाका जो है ये हर्षवर्धन का हो गया और उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर दी। समझ में आया? तो अब बताओ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया कि असम के राजा उसमें कौन थे? क्योंकि हर्षवर्धन ने उनसे हाथ मिलाया था, वो हर्षवर्धन के दोस्त थे शशांक को हराने के लिए। अब ये भी तो पूछ सकता है कि उसमें गौड़ नरेश कौन था? तो गौड़ नरेश शशांक था। बंगाल का राजा कौन था? तो शशांक बंगाल का राजा था, गौड़ नरेश शशांक। ठीक है, तो इसीलिए हर्षवर्धन को पढ़ना जरूरी है। हर्षवर्धन को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम में हुइनसांग आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अभी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। समझ तो आप लोग गए हैं, बस हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह आप इसको समझ जाइए। तो राजवर्धन जो कि बड़े भाई थे, ठीक है, उन्होंने अपने पिता के बाद संभाला राजगद्दी और अपनी बहन राजश्री जो थी उसका शादी किससे हुआ? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। और जो गौड़ नरेश शशांक था उसने आके ग्रहवर्मन को मार दिया और राजश्री को कब्जा कर लिया। इम्प्रिजेंट राजश्री, उसको पकड़ लिया। तो जो भाई था राजवर्धन वो गया लड़ने के लिए और बेचारा राजवर्धन खुद ही शशांक के हाथों मारा गया। तब 606 एडी में हर्षवर्धन मात्र 16 साल की उम्र में थानेश्वर के गद्दी पे बैठे। उन्होंने अपने भाई का मौत का बदला और अपनी बहन को बचाना, ये दोनों उनका लक्ष्य था। इन सब के लिए उन्होंने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से हाथ मिलाया। ठीक है, कामरूप माने असम के राजा भास्कर वर्मन से, और दोनों तरफ से शशांक पे अटैक किया। ठीक है, और फिर कन्नौज की गद्दी को हथिया लिए। आया समझ में? कन्नौज की गद्दी को हथियाने के बाद उन्होंने, हर्षवर्धन ने दोनों किंगडम को यूनिफाई कर दिया, थानेसर और कन्नौज दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, और कन्नौज को क्या किया? अपना कैपिटल बना लिया। अब पूरे नॉर्थ इंडिया पे शासन करने लगे। जैसा कि मैप में दिखता है आपको कि पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो हर्षवर्धन के अंदर में था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी शशांक की मृत्यु के बाद। और एक और राजा का नाम पूछ सकता है। हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी, ठीक है, गुजरात में वल्लभी के राजा से की थी, ध्रुव भट्ट से। ठीक है, ध्रुव भट्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनके टाइम में गुजरात के राजा कौन थे। अगर यही उल्ट क्वेश्चन रहे कि हर्षा के टाइम में गुजरात के राजा कौन थे, तो ध्रुव भट्ट थे। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। इसके बाद एक और चीज है यहाँ पे है कि उनका जन्म कब हुआ, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 606 में गद्दी पे बैठे, अपनी बहन को बचाया। होइनसांग उनके टाइम पे आए थे 631 एडी में। होइनसांग विजिटेड हर्षाज कोर्ट, हर्षा के दरबार में विजिट किए थे होइनसांग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पुलकेशिन II ओवर थ्रू हर्षा इन 637 एडी। देखिए, हर्षवर्धन पूरा नॉर्थ इंडिया पे राज कर रहे थे, नर्मदा से ऊपर। यहाँ पे है आपको नर्मदा नदी, और नर्मदा से ऊपर उनका राज चल रहा था। तो वो सोचे कि मैं साउथ इंडिया में इंटर करता हूँ। साउथ इंडिया में जब वो इंटर करने का सोचे तो यहाँ पे राज चल रहा था पुलकेशिन का। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साउथ इंडिया में किसका राज चल रहा था, तो पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II जो था, जब वो इंटर करने लगे तो पुलकेशिन भी बहुत महान राजा था, बहुत ही ग्रेट था। उसने हर्षवर्धन को ऊपर ही ढकेल दिया। युद्ध हुआ था दोनों के बीच में और हर्षवर्धन हार गए थे पुलकेशिन से, तो फिर वो नर्मदा के ऊपर ही रहे, है ना। तो किसने उनको नॉर्थ में ही ढकेल दिया, तो वो था पुलकेशिन II। साउथ में राजा था वो था पुलकेशिन II। ठीक है, तो ये थोड़ा इतना सा चीज आपको बस याद कर लेना है। और लास्ट में फिर 647 एडी में उनका मृत्यु हो जाता है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का मतलब कि बेटा उटा नहीं रहता है, तो उसके बाद तो है राज खत्म। ठीक है, अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया कि एट द टाइम ऑफ हर्षा हु रूल्ड असम, ये आंसर इसका है भास्कर वर्मन। अब ये दोनों कौन है, इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लो। अस्वद जहां और किंग दाहिर। सबसे पहले अस्वद जहां। अस्वद जहां गलत लिखा है, नाम होगा असफ जहां। ठीक है, मिसनोमर है। असफ जहां, असफ जहां वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का संस्थापक। ठीक है, इनका पूरा नाम था निजाम उल मुल्क असफ जहां। तो पूरा नाम लिख लीजिए, निजाम उल मुल्क असफ जहां। और ये असफ जहां जो थे, ये हैदराबाद सिटी के संस्थापक थे।
यहाँ पे देखो, असफ जाही डायनेस्टी इन्होंने बनाया था, और पूरा हैदराबाद स्टेट इतना बड़ा था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उसमें आते थे। ठीक, ये लोग हैदराबाद का निजाम कहलाया। वहां पे राजा किंग उंग नहीं कहते थे, वहां कहते थे निजाम, हैदराबाद के निजाम, और इनका नाम भी वही था, निजाम उल मुल्क असफ जहां। ठीक है, और ये लोग पहले मुगल के अंडर में थे, फिर बाद में मुगल से अलग होके इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, है ना। और अगर हैदराबाद का नाम आया है तो हैदराबाद में मेन चीज क्या है, चार मीनार। वो किसने बनाया, क्या बनाया, पूछ सकता है। तो चार मीनार बनाया था कुली कुतुब शाह ने, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बस नाम याद कर लेना, कुली कुतुब शाह। हैदराबाद चार मीनार के वो थे बनाने वाले। ठीक है, क्यों बनाया, तो वहां पे एक प्लेग फैला हुआ था, वो जब खत्म हुआ तो उसके इसमें बनाया। जैसे कोरोना खत्म हुआ तो अपनी जीत के लिए हम लोग कुछ बनाते, तो उसी तरह से प्लेग खत्म हुआ तो उन्होंने ये बनाया था। ऐसा भी कहा था कि अपनी वाइफ के ऑनर में बनाया था, उनकी वाइफ का नाम भागमती था। तो बस आप याद कर लो कि चार मीनार किसने बनाया। और नेक्स्ट है आपके किंग दाहिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं। ये सिंध में राज करते थे, सिंध प्रोविंस यहाँ पे है, अभी फिलहाल पाकिस्तान वाले इलाके में। ठीक है, सिंध में इनका राज था, राजा दाहिर का। और इनके बारे में क्या कहता है कि ये यहाँ के लास्ट ब्राह्मण रूलर थे, हिंदू रूलर, लास्ट ब्राह्मण रूलर। क्योंकि ये देखो अरब का रीजन है, ठीक है, अरब, सऊदी अरब, जहाँ पे मक्का मदीना वगैरह है, वहाँ पे 622 एडी में क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म का स्थापना कर दिए थे, जो हमारे हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने स्थापना कर दिया था। उसके बाद सभी लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट करके फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे और लोगों को दुनिया में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे ऐसे जब वो लोग इंटर कर रहे थे इंडिया में, सबसे पहले जो कन्फ्रंटेशन हुआ था वो राजा दाहिर के साथ हुआ था, युद्ध हुआ था। राजा दाहिर उनको रोकने का कोशिश किए थे। कौन आ रहा था उधर से, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, जो इंडिया पे मतलब आ रहा था आक्रमण करने के लिए और यहाँ के लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए। तो सिंध में राजा दाहिर ने उनको रोका था। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इनके बारे में। राजा दाहिर रूल्ड सिंध एज द लास्ट किंग ऑफ द ब्राह्मण डायनेस्टी, लास्ट रूलर, और ये चच डायनेस्टी के रूलर थे। तो ये भी क्वेश्चन कभी बन सकता है कि चच डायनेस्टी के रूलर कौन थे, कहाँ था चच डायनेस्टी, तो सिंध में था चच डायनेस्टी, राजा दाहिर। ठीक है, हिज कैपिटल वाज अलोर, जो अभी पाकिस्तान में है, सिंध ही पूरा पाकिस्तान में है। दाहिर वाज ए हिंदू ब्राह्मण रूलर हु इज रिमेंबर्ड फॉर हिज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द अरब इन्वेजन लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब आ रहा था इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी व्यक्ति था, और वो जब कब्जा करने आ रहा था तब इन्होंने कन्फ्रंटेशन किया था उसके साथ। ठीक, कान्य कुब्ज किसका पूरा नाम था बताइए, आपको बता दिए, कन्नौज का पूरा नाम था कान्य कुब्ज। ठीक है, तो ये डिटेल्स, काफ़ी डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इतना डिटेल कि इसके बाहर तो कुछ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, अभी हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है वो है, व्हेन वाज द अंडर सी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए इसमें डेट वगैरह पूछा है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसको डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तो करंट अफेयर का पार्ट था। अगर आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। ठीक है, लेकिन एक गेस कर सकते थे आप। वो गेस क्या है कि जब भी 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सेम टाइप का होता है ना, तो उन दोनों में से ही कोई आंसर होता है। जैसे 10 अगस्त 10 अगस्त, तो यही दोनों में से कोई आंसर था। वैसे आंसर ये था 10 अगस्त 2020। ठीक है, और ये है क्या, ये है कि इंडिया से, मतलब इंडिया में यहाँ अंडमान निकोबार है, बे ऑफ बंगाल में। अगर कभी आप अंडमान निकोबार आइलैंड जाएंगे ना, पोर्ट ब्लेयर वगैरह, वहाँ पे इंटरनेट ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है क्योंकि इंटरनेट की सुविधा बहुत स्लो मोशन में है। तो सरकार का कहना था कि यहाँ चेन्नई से अंडमान निकोबार तक समुद्र के अंदर एक केबल बिछाया जाए, ऑप्टिकल फाइबर पाइप, वो तार बिछाया जाए। तो वही चल रहा था, तार बिछाया गया है। ठीक है, ताकि वहाँ पे इंटरनेट जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाए। तो बस यही है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन थे, यहाँ पे क्या डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, द मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज। ये बहुत आसान ही था एक तरह से, फिर भी लोग फंस सकते, जैसे डिस्टेंस का बताना है ना कि एक व्हीकल
का डिस्टेंस कैसे नापते हैं, कितना दूर चला है, तो ये ओडोमीटर से नापते हैं। ठीक है, ओडोमीटर से। स्पीडोमीटर से तो स्पीड नापते हैं ना, किस स्पीड से चल रहा है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा। आमीटर से क्या नापते हैं, करंट नापते हैं। ठीक है, आमीटर से करंट नापते हैं। और क्रोनोमीटर से क्या नापते हैं आप बताइएगा। लेकिन क्या है कि ये तो 4 ही चीज़ पूछा है, एग्जाम में और भी बहुत चीज़ पूछ सकता है। और ये आप कहाँ से याद करेंगे, आपके लूसेंट में दिया हुआ है। लूसेंट में जाके आप इंस्ट्रूमेंट और उसका मेजरमेंट सारा 2-3 बार 4 बार अभी से पढ़ना शुरू कर दो, तो एग्जाम तक तो कुछ ना कुछ याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप वहीं से कर लेना, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, बस आपको याद करना होगा सारे इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द 2 सीट्स दैट वे रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये वाला भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले लोकसभा में 2 सीट जो है ना, वो एंग्लो इंडियंस लोग के लिए रिजर्व होता था। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। एंग्लो इंडियन मतलब जो जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और एक अंग्रेज या उस समय के ब्रिटिश वासी, उस तरह के, उनका जो वंशज हो उस तरह का हो, तो वो एंग्लो इंडियन टाइप लोग होते थे। तो उनको 2 सीट रिजर्व दिया था, पर अब वो सिस्टम हटा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन से हटाया गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी हम लोग देख लेते हैं। अगर 71st में पूछा जाएगा तो वहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, 100 नंबर से हम लोग देख लेते हैं, सारा ही इंपॉर्टेंट रहा है। देखिए, सबसे पहले 100वां अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसमें हम लोग बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किए थे। ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या है ना कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ ऐसा गांव है, ऐसे मान लो कि ये यहाँ पे आता है ना बांग्लादेश, है ना, तो हमने कुछ गांव एक्सचेंज किया है। ठीक है, कुछ ऐसा है टेरिटरी है जो हमने बांग्लादेश को दिया इंडिया का, और बांग्लादेश का कुछ गांव है जो अब इंडिया की टेरिटरी में है, मतलब इंडिया का कहलाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया है, वो है 100वां अमेंडमेंट एक्ट। अपना कुछ हिस्सा उसको दे दिया, उसका कुछ हिस्सा हम लोग ले लिए हैं। फिर 100वां अमेंडमेंट एक्ट है जीएसटी। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जीएसटी किस अमेंडमेंट एक्ट से आप पूछ सकता है ना, तो ये 101, हाँ 101 अमेंडमेंट एक्ट। फिर 102 अमेंडमेंट एक्ट है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ओबीसी के लिए आयोग का गठन। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग। ऐसे एससी एसटी के लिए तो आयोग रहता ही है ही, अल्पसंख्यक के लिए भी है, तो ओबीसी के लिए भी एक आयोग का गठन किया गया 102वां अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओबीसी के लिए जो किया गया है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ईडब्ल्यूएस को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस को, वो है 103वां अमेंडमेंट एक्ट। फिर 104 अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे यही एंग्लो इंडियन को जो रिजर्व सीट हटाया गया है वो है 104 अमेंडमेंट एक्ट, 104th अमेंडमेंट एक्ट, और इसका आंसर 104th ही हुआ। इसमें क्या है ना, देखो क्या है कि एससी एसटी को जो सरकार रिजर्वेशन देती है, तो जब हमारा संविधान बना तो कहा गया कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन दे रहे हैं, फिर देखेंगे कि सुधार हुआ है इन लोगों के कंडीशन में कि नहीं। अगर इनका एजुकेशनल सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा हो गया है तो फिर रिजर्वेशन हटा देंगे। मगर हर 10 साल पे क्या हो रहा है कि उसको बढ़ाया जा रहा है अगले 10 साल के लिए। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया 104 अमेंडमेंट एक्ट, इसमें एससी एसटी के रिजर्वेशन को फिर अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन वाले को क्या किया कि हटा दिया कि 2 आदमी जो एंग्लो इंडियन से आता था इसको हटाओ, और एससी एसटी का और 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाओ, क्योंकि अभी एससी एसटी लोगों की कंडीशन में सुधार नहीं हुआ है। समझ गए। नेक्स्ट है 105th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया कि स्टेट को पावर दिया गया, राज्यों को पावर दिया गया है टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एससी बीसी, जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से और एजुकेशनल रूप से, तो अपना राज्य जो है वो अपना एक लिस्ट तैयार करे कि कौन कौन जाति का लोग जो है वो इस तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से और जो है पिछड़ा हुआ है शैक्षणिक रूप से। 106 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब में, लोकसभा में और खास करके विधानसभा, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में और विधानसभा में, स्टेट के विधानसभा में
महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व किया गया है। ठीक है, यानी कि जो MP MLA का जो आता है वैकेंसी, जो इलेक्शन होता है जब, तो उसमें 33% सीट जो है वो रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो इतना अमेंडमेंट कम से कम आप याद कर लेना। इसके अलावा बाकी तो जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे करंट में। ठीक, अगर आपको करंट अफेयर में एकदम तेज बनना है कि आपको हर कुछ पता हो करंट में क्या चल रहा है, तो एक ऐसा चैनल है, मैं बताती हूँ, ओनली IAS। हम भी उसी चैनल से तैयारी किए थे। ओनली IAS का एडिटोरियल जो होता है ना, वो आप डेली सुनो। ज़्यादा मैं नहीं बताऊँ क्योंकि हर चैनल पे बहुत सारा चीज़ बताया जाता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, पर उसमें एक एडिटोरियल जो पुछ बताता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसका एडिटोरियल डेली सुनिए और आपका करंट अफेयर्स बहुत ही अधिक मजबूत हो जाएगा, साथ में स्टैटिक पार्ट भी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये एक काम कीजिए। दूसरा काम कीजिए कि जो बताया जा रहा है उसको डेली लिखिए, जो मैं बता रही हूँ वो डेली आप नोट्स बनाते चलिए और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज भी कीजिए। सिर्फ नोट्स बनाने से नहीं होता, उसको रिवाइज भी करना पड़ता है, तो रिवाइज भी कीजिए। उसके बाद 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, जब हम लोग मैथ रीजनिंग अलग से करेंगे डिस्कस। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। इन चारों में से कौन सा पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो हम लोग सारे पोर्ट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। कितने मेजर पोर्ट हैं? 13, जिसमें से 6 पोर्ट वेस्ट साइड में है, 6 पोर्ट ईस्ट साइड में है और एक पोर्ट यहाँ अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। जो आपको पता होगा अंडमान निकोबार की राजधानी ही पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट भी वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर ही है। अब जो इधर का पोर्ट है, तो एक गुजरात में है कांडला पोर्ट, जिसका नाम सरकार बदल के रख दी है दीनदयाल पोर्ट। नाम बदलने में तो सरकार हमारी माहिर है, तो कांडला पोर्ट का नाम हो गया है दीनदयाल पोर्ट, गुजरात। फिर महाराष्ट्र में 2 पोर्ट है, एक मुंबई पोर्ट और एक JNPT। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये सबसे बड़ा पोर्ट है JNPT। ठीक है, सब जितना ही पोर्ट है उसमें सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो है JNPT। फिर गोवा में एक पोर्ट है मुर्मुगांव पोर्ट, तो नाम में इसका गांव है मुर्मुगांव यानी गोवा। फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका, कर्नाटका में जैसे बेंगलोर वैसे मैंगलोर, वहाँ पे एक सिटी भी है मैंगलोर, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट। कोचिन पोर्ट केरला का कोचिन पोर्ट। तमिलनाडु में ज़्यादा पोर्ट है, 3 पोर्ट है, तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा पोर्ट कहाँ है। तो तमिलनाडु में 3 पोर्ट है। एक तो उसकी राजधानी हो गई चेन्नई पोर्ट, एक हो गया इन्नौर पोर्ट जिसका एक और नाम है कामराजार पोर्ट। ठीक है, इन्नौर पोर्ट और कामराजार पोर्ट, और एक है तूतीकोरिन पोर्ट या तुथितुकोडी पोर्ट, और नाम बदल के कर दिया गया है VO चिदम्बरनार पोर्ट। अब देखो, एक तो पोर्ट इतना सारा पढ़ना है 13 गो, ऊपर से एक पोर्ट का 3 नाम है, तुतीकोरिन, तुथुकुडी, VO चिदम्बरनार, ये भी याद करिए। ठीक है, तो ये सब कर लिए। फिर आपका आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे गहरा। सबसे लार्जेस्ट कौन है? JNPT। और सबसे गहरा कौन है? डीप विशाखापट्टनम। फिर उड़ीसा में एक पोर्ट है पारादीप पोर्ट। और फिर हमारा कोलकाता पोर्ट, सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है हमारा कौन? कोलकाता पोर्ट सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट JNPT, सबसे डीपेस्ट विशाखापट्टनम। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए, इंडिया में पोर्ट का जो स्थिति है, तो जो वेस्टर्न है ना, अरब सी है, अरब सी जो है यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो सब नेचुरल पोर्ट्स हैं। नेचुरल माने खुद से बन सकता है, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना है, क्योंकि जो यहाँ का टेरिटरी है ना वो उसी तरह का है। जो समुद्र का पानी है वो उसका लेवल सही है, अपने आप जो नाव है वो आ जाता है। इधर क्या है कि पोर्ट बनाया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। क्यों बनाया गया? इधर डेल्टाज है, रेत वगैरह है, नाव नहीं आता है इधर आराम से, इधर खुद आ जाता है वेब से। इधर के पोर्ट नेचुरल पोर्ट हैं वेस्ट साइड के, और इधर के ईस्ट साइड के पोर्ट जो हैं वो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। तो मुर्मुगांव गोवा, मुंबई, कोच्चि केरला, चेन्नई। इसका आंसर दे दीजिएगा आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट है 10 नंबर, इन अप्रैल 2024 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल ईदर रिजेक्टेड और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग फॉर द प्रपोजल टू अलाउ पैलेस्टीन
टू बिकम ए फुल मेंबर ऑफ द यूएन। ठीक है, पैलेस्टीन का यूएन के लिए फुल मेंबर बनने का जो प्रपोजल आया उसको कितने देश ने रिजेक्ट किया या फिर वोटिंग से एब्सटेन कर गए। एब्सटेन माने होता है वोटिंग से निकल गए बाहर कि हम तो वोटिंग में रहेंगे ही नहीं, और कुछ लोग रहे तो वोटिंग में पर उन्होंने नो में आंसर किया, रिजेक्ट किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स ने? आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुख्य रूप से 5 परमानेंट मेंबर्स है, P5। ठीक, ऐसे बहुत सारे मेंबर है और भी, ऑब्जर्वर मेंबर, हेन मेंबर, बहुत मेंबर है, लेकिन मेन मेंबर जो है वो है P5, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये कौन कौन है? ये है यूएसए, यूके यानी ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया। ठीक है, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, ब्रिटेन, 5 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। दिमाग क्या लगाना है, मतलब कि थोड़ा सा अवेयर रहना है, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर रहना है। और इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप वहाँ एडिटोरियल जरूर सुनिए, उससे आपको पता चलता रहेगा डेली क्या हो रहा है। अलग से करंट अफेयर पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 5 मेंबर्स में से पैलेस्टीन का इशू है। पैलेस्टीन का झगड़ा किससे है? इजराइल से। अब इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त कौन? यूएसए। तो यूएसए तो पहले भागेगा कि नहीं भाई, हम तो चाहते हैं कि पैलेस्टीन जो है उसको मेंबर ना बनाया जाए यूएन का, तो यूएसए। इसके बाद यूएसए का दोस्त कौन? ब्रिटेन और फ्रांस, 3 लोग एक तरफ। और यूएसए का दुश्मन कौन? चाइना और रशिया, है ना। तो चाइना और रशिया चाहेगा कि पैलेस्टीन का एंट्री हो और ये तीनों चाहेगा कि पैलेस्टीन का एंट्री ना हो। तो किसने किसने रिजेक्ट किया? 3 देश ने, यानी कि आंसर हो गया C3। ठीक है, पता तो हो सकता है कि नहीं हो बहुत से लोगों को कि जो है कब प्रपोजल लाया जाता है यूएनएससी में, क्या होता है वो, लेकिन अगर आप एडिटोरियल सुनेंगे तो आपको ये सब भी पता रहेगा। और ये जो P5 है ये तो छोटा सा बात था कि P5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर हैं। इंडिया भी चाहता है परमानेंट मेंबर बनना। इन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होता है। ठीक है, वीटो पावर। ठीक, तो 10 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए हैं। इसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग को 71st की तैयारी के लिए ये सही लग रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे ये बहुत ही सही है। अगर आप लोग इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका आराम से क्लियर होगा। जितना नॉलेज मेरे अंदर है मैं चाहूँगी कि सारा का सारा नॉलेज मैं आपको दे दूँ, ताकि एग्ज़ाम में आप एकदम फियरलेस तरीके से आप बैठें। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। तो आप लोग को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।